अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अली मुमताज़ आपके साथ एक और वीलॉग लेकर। आज के दिन की अहम डेवलपमेंट्स में साइफ़र केस के जिसमें इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को सज़ाएं सुनाई गई थी, उन सज़ाओं के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया है। 2 रुकनी बेंच है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब भी शामिल हैं, इस केस को सुन रहे हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि इस पर बहुत जल्द फ़ैसला सुना दिया जाएगा और जज साहिबान का भी एक कहना है कि वो चाहते हैं कि इस केस को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। रिमांड बैक करने की कुछ लोगों की राय है कि शायद हो सकता है कि वापस रिमांड बैक हो जाए, लेकिन इसको वापस रिमांड बैक करने का कोई जवाज़ नहीं है। उसकी वजह यह है कि जिस तरह से जज साहब ने पूरे ट्रायल को चलाया वो हम सब जानते हैं और हमने उस केस का जो फ़ैसला है वो भी तफसीली फ़ैसला पढ़ लिया है। अगर आप दोबारा भेजेंगे तो सिर्फ वक्त ज़ाया होगा, इसके अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा। उम्मीद यही की जा रही है कि जी जो फ़ैसला है वो चूँकि इतना कमज़ोर फ़ैसला है और प्रोसिक्यूशन ने भी अब तक जो वजाहतें दी हैं उनके पास भी कोई जवाब नहीं है देने को। ख़ास तौर पे इसकी वजाहत तो बिल्कुल भी उनके पास नहीं है कि जब एक दिन वकील नहीं कोई गया तो एक दिन वकील ना जाने के नतीजे में जो एडवोकेट जनरल हैं उनसे कहा गया कि आप हमें वकील फ़राम करें। उनको ईमेल की गई है, यानी कि सरकारी वकील फ़राम करें। 2 घंटे के अंदर, मतलब इतना जल्द काम हुआ है और इतना स्पीडी कि जिस तरह वो वहाँ पे बैठे हुए थे इसी काम पे और आगे से वकील भी इसी तरह से रेडीली अवेलेबल थे, तो उनको वकील दस्तयाब किए गए। जबकि सिर्फ एक दिन वकील जो डिफेंस के वकील थे वो एक दिन सिर्फ नहीं आए थे, जिस पर कोई जवाज़ नहीं बनता था। तो यही नज़र आ रहा है कि ये केस उड़ जाएगा और इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को जो सज़ाएं सुनाई गई हैं उनको मुअत्तल कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ आज ही के दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा को हमने सुना। उनकी तरफ से 9 मई के वाक़यात में नामज़द मुल्ज़मान को ज़मानत दी गई है और ये 5 मुल्ज़मान थे और कहा गया कि जिन्होंने ISI के दफ्तर पर हमला किया, तो जिस पर मुसर्रत हिलाली साहिबा ने यह कहा कि ये कहाँ पर लिखा हुआ है कि ये ISI के दफ्तर पर हमला हुआ, तो उस पर यह कहा गया जी हसास मकाम। तो उन्होंने कहा जी हसास मकामात तो बहुत से होते हैं। फिर दहशतगर्दी की बात हुई कि जी इन पर दहशतगर्दी का मुकदमा बनाना, क्या दहशतगर्दी का मुकदमा बनाना मजाक है, जिस पर चाहो जब चाहो बना दो। उन्होंने कहा जी जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि आपको शायद फिर मालूम नहीं है कि दहशतगर्दी क्या होती है। जो आर्मी पब्लिक स्कूल में हुआ वो दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है, जो कोयटा में कचहरी में धमाका हुआ ये दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है। इस तरह के और जितने भी वाक़यात हैं वो दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आते हैं, ना कि ये कि इस तरह के वाक़यात को आप दहशतगर्दी के ज़ुमरे में लाकर खड़ा करते हैं। फिर ये भी कहा गया कि एक साबिक़ वज़ीर आज़म को क्या एक कांस्टेबल के कहने पर, एक कांस्टेबल की गवाही पर उनके साथ इस तरह का सलूक किया जाएगा। और ये भी कहना था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका यह हक़ है कि वो जल्द से जुलूस करें और उनसे उनका हक़ ये नहीं छीना जा सकता। अच्छा, इस सारे आज के दिन की डेवलपमेंट के बाद कुछ लोगों की राय है, वो कहना है कि जी ये तो बड़ी अच्छी बात होगी, बड़ा ज़बरदस्त हो गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाग उठा, हमें दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बहुत सी अब उम्मीदें हैं, जो हम ना उम्मीद थे वो अब दोबारा से उम्मीदों में बदल रहा है। देखें, दिस इज़ जस्ट एन आई वॉश, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि इससे पहले जो कुछ हुआ कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को वो नज़र नहीं आ रहा था? क्या उस पर आज खुद नोटिस नहीं लिया जा सकता था? क्या मामला जब लोगों के बुनियादी हुकूक का हो, फंडामेंटल राइट्स का हो, तो क्या उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ख़ुद से हरकत में नहीं आ सकता और सुप्रीम कोर्ट कह सकता कि बताइए ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? नहीं होना चाहिए। जिस तरह से इलेक्शन से पहले लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की PTI ने, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी कोई PTI के हक़ में फ़ैसला नहीं दिया। PTI को बल्कि वहाँ पर तो रिडिक्यूल किया गया। और इसी तरीके से जो जलसे नहीं होने दिए जा रहे थे, रैलीज़ नहीं निकाली जा रही थी, लोगों की पकड़ दकड़ हो रही थी, लोगों को उठाया जा रहा था, नॉमिनेशन पेपर्स जमा नहीं करवाने दिए जा रहे थे, नॉमिनेशन पेपर्स छीने जा रहे थे, ये सब कुछ होता रहा और सारी दुनिया ने देखा। लेकिन ये कि कह दिया गया कि जी हमें तो इसके बारे में इल्म ही नहीं है। और फिर इलेक्शंस के बाद आप ये देखिए कि जो मखसूस नशिस्तों का मामला है वो भी एक पूरी कहानी है, वो भी एक पूरी फिल्म है कि जहाँ पर 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले PTI से उनका इंतखाबी निशान बल्ला लिया गया, तो इंतखाबी निशान लिए जाने के बाद सबसे बड़ी कंसर्न यही थी कि मखसूस नशिस्तों का क्या होगा। उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा जी हम बाद में इसको देख लेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस स्टेज पर है कि जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस पर एक्शन लेना चाहिए था, इसका नोटिस लेना चाहिए था, खुद नोटिस लेना चाहिए था, यानी कि सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए था। क्योंकि देखिए जो पूरा प्लान था ना, जो गेम थी, वो गेम ये है कि जो वज़राए आला के इंतखाबात हैं उसमें मखसूस नशिस्तों के बग़ैर PTI हिस्सा ले, वज़ीर आज़म का इंतखाब बग़ैर मखसूस नशिस्तों के, सदर का इंतखाब बग़ैर मखसूस नशिस्तों के। अब आने वाले दिनों में जो सेनेट के इंतखाबात हो रहे हैं वो भी बग़ैर मखसूस नशिस्तों के होंगे, तो नंबर्स कम होंगे। जब नंबर्स कम होंगे तो फिर PTI के सेनेटर्स मुंतखब नहीं होंगे। इधर नंबर्स कम हैं और ना सिर्फ ये कि उनसे उनकी सीट्स
उनको दी नहीं गई हैं, वो सीट्स दूसरों को दे दी गई हैं, जो कि हद दर्जे की ज़्यादती है। तो इतनी बड़ी जब ज़्यादती और जुल्म हो रहा होगा तो क्या उस पर सिर्फ खामोशी रखी जाएगी? और सबसे बड़ी बात, ये सब इसलिए भी हो रहा है कि ताकि 2/3 अक्सरियत हो जाए और 2/3 अक्सरियत के ज़रिए आइन साजी हो, और आइन साजी करते हुए जो एक्सटेंशन है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को, उनको एक्सटेंशन मिल जाए। यानी कि अभी जो हद उम्र है सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए वो है 65 साल, उसको 3 साल बढ़ा के 68 पे लेकर जाया जाए। इसी तरह हाई कोर्ट के जजेस की 63 से 65 पर लेकर जाया जाए। तो ये वो असल मकसद और मोटिव है कि जिसके पीछे ये सब हो रहा है। लेकिन जो कुछ हुआ है उसके सामने आज का ये फैसला कि जी कहना कि जी बड़ा अच्छा हो गया, ये कुछ भी नहीं है, ये आटे में नमक के बराबर है। अब आते हैं जी केसेस की तरफ। तोशाखाना केस, साइफर केस, इद्दत में निकाह केस, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि तोशाखाना की जो असल हकीकत है वो मैं आपके सामने रखूंगा और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना कमज़ोर फैसला था जो सुनाया गया। इसमें कुछ विटनेसेस हैं जिनमें रबिया समद हैं, प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 6 हैं, प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 7 हैं अजीम मंजूर साहब। ये दोनों कस्टम्स के हैं और इन्होंने इसको दस्तखत करके कंफर्म करना था कि हाँ जी जो कीमत लगाई गई है वो ठीक कीमत लगाई गई है। इसके अलावा प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 14 है इनामुल्लाह, प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 15 हैं सुहेब अब्बासी, और जो स्टार विटनेस हैं नैब के वो हैं जी इमरान बशीर। इमरान बशीर साहब हैं प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 13। सबसे पहले इनामुल्लाह साहब जो हैं ये कहते हैं कि जी ये हैं कंट्रोलर हैं ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के, और इन्होंने कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब की यानी कि इमरान खान साहब के और उनकी अहलिया की इंस्ट्रक्शंस पे इन्होंने जाके सुहेब अब्बासी साहब से रब्ता किया। सुहेब अब्बासी साहब से रब्ता करके उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब ये चाहते हैं और उनकी वाइफ ये चाहती हैं कि जो कि गिफ्ट्स हैं, जो तोहफे तोहफ़ हैं, उनको अंडर वैल्यू किया जाए। अच्छा, अब बात यह है कि जो तोशा खाना है वो केस असल में ये है कि आपने उनकी जो कीमत है वो कम अदा की है और उनकी जो वैल्यूएशन है, जो कीमत लगाई गई है उन तोहफे तोहफ़ की, वो कम लगाई गई है। तो इमरान खान साहब ने तो ये इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने करना था, इमरान खान साहब ने नहीं करना था, और इमरान खान साहब का इसमें तो कोई अमल दखल नहीं था। ये तो आप इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न से पूछे ना और उनके लोगों से कि भाई अगर ये अंडर वैल्यू हुआ है तो आप लोग जिम्मेदार हो ना, आप लोगों की ये जिम्मेदारी है, दिस इज़ योर आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में शामिल है कि आपने ये तोशा खाना के जो तोहफ़ हैं इनकी कीमत सही से लगवानी है, इसमें कोई हेरा फेरी दो नंबरी नहीं करनी है। इमरान खान साहब का तो इसमें कोई कसूर नहीं। अब ये इनामुल्लाह साहब भी जो फरमा रहे हैं कि जी मैं जाके सुहेब अब्बासी से मिला जो मार्केट में हैं, और ये बेसिकली सुहेब अब्बासी साहब जो है ना ये CEO हैं एजिलेंट ट्रेडर्स एंड सप्लाईज़ के और अप्रूव्ड अप्रेजर हैं तोशाखाना के, तोशाखाना की तरफ से, तोशाखाना कैबिनेट डिवीज़न की तरफ से। और अप्रूव्ड अप्रेजर का मतलब ये है कि इनको तोशाखाना कैबिनेट डिवीज़न ने अप्रूव किया हुआ है कि सुहेब अब्बासी साहब ही तोहफे तोहफ़ जितने भी मिलेंगे तोशाखाना में उनकी वो कीमत लगाएंगे, बताएंगे कि ये कीमत क्या इनकी बनती है। अच्छा, अब इनामुल्लाह साहब जो हैं वो ये कहते हैं, इनामुल्लाह शाह साहब वो ये कहते हैं जी मुझे तो इंस्ट्रक्शन थी प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब उनकी अहलिया की तरफ से, और उन्होंने ही भेजा था सुहेब अब्बासी साहब की तरफ। सुहेब अब्बासी साहब भी ये कहते हैं जी मुझे आकर इनामुल्लाह ने कहा था कि इमरान खान साहब ने ये कहा है और उनकी अहलिया ने कहा है कि इनकी कीमत कम लगाई जाए, तो 1,80,00,000 रुपया ये कीमत लगाई गई। अच्छा, अब जब ये सुहेब अब्बासी साहब जिनका ये काम है और ये अप्रूव्ड हैं और अप्रूव्ड भी इनको इमरान खान साहब ने अप्रूव नहीं किया, यहाँ हो ना कि जी इमरान खान साहब ने इनको तोशाखाना कैबिनेट डिवीज़न से अप्रूव करवाया कि भाई ये प्राइवेट अप्रेजर होगा और इनकी जो कंपनी है इन्हीं के पास हमेशा काम जाया करेगा, एजिलेंट ट्रेडर्स एंड सप्लायर्स के पास जाया करेगा और यही कीमत लगाया करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। फिर उसके बाद जब आगे बात आती है तो जो बाकी दीगर सरकारी अफसरान हैं उनको भी अपना रोल प्ले करना था, अपनी जिम्मेदारी निभानी थी, जिसमें रबिया समद हैं। रबिया समद भी ये कहती हैं कि जी उन्होंने जो अप्रेजमेंट की है वो की तो इंडिपेंडेंटली है, लेकिन उन्होंने जो सुहेब अब्बासी साहब जो प्राइवेट अप्रेजर हैं जिनका मैंने भी आपको बताया, उनकी दी गई इन्फॉर्मेशन के ऊपर इन्होंने उसको अप्रूव किया है। और उन्होंने कहा कि मैंने फ़िज़िकली इन तोहफ़ को नहीं देखा है, और साथ में उन्होंने ये कहा है कि जी जो उन्होंने इस चीज़ को भी कंसिडर नहीं किया कि एक ब्रांड ग्राफ था और जो उसकी स्पेसिफिकेशंस थी वो भी रबिया समद के साथ शेयर नहीं हुई हैं। उन्होंने ये भी लिखा है कि उनके पास कोई ऐसी एक्सपर्टीज़ यही नहीं है, यानी कि उनके पास ऐसी कोई सलाहियत नहीं है कि वो असेस कर सकें इन तोशाखाना तोहफ़ को। और उनका ये भी कहना है कि जो असेसमेंट थी गिफ्ट्स की वो उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं आता, क्योंकि वो एक इजाफी काम, ये काम वो इजाफी कर रही थी। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि रबिया समद सरकारी मुलाजिम हैं, वो ये मानती हैं कि उन्होंने उन तोहफ़ को देखा नहीं, वो उन्होंने रिलाई किया सुहेब अब्बासी पे, और सुहेब अब्बासी ये कहता है जी मुझे कहा इनामुल्लाह ने, जो कि कंट्रोलर है,
और सरकारी मुलाजिम है, और इनामुल्ला ये कहता है ज़ुबानी कलामी सारा कुछ चल रहा है, कोई लिखत पढ़त नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, कोई सबूत नहीं है कि जिस तरह मैं भी आज उठकर किसी के बारे में कुछ भी कह दूँ, जिसको मैं जो कहना चाहूँ मैं कह दूँ, रगड़ दूँ। तो इसी तरह से उन्होंने भी ये कहा कि जी मुझे तो कुछ भी नहीं पता, इनामुल्ला ने ज़ुबानी कलामी कह दिया। फिर इसी तरह सुहेब अब्बासी ने कह दिया जी मुझे इंस्ट्रक्शंस थी, मैंने कर दिया। रबिया समद भी कहती हैं जी मेरे पास वो फिजिकली गिफ्ट्स नहीं आए, मैंने उन पर डिपेंड किया, और साथ में वो ये कहती हैं मेरे पास कोई सलाहियत नहीं है और ये इजाफी काम है जो मैं कर रही हूँ और ये मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन में आता भी नहीं है। फिर अजीम मंजूर साहब जो हैं, जो प्रिंसिपल अप्रेजर हैं पाकिस्तान कस्टम्स, वो भी ये कहते हैं कि जी मैंने इंडिपेंडेंटली किया है। अच्छा, ये समझें ऊपर वाली लाइनें जो है ना वो पेस्ट करके नीचे, रबिया समद की जो लाइनें हैं वही कॉपी पेस्ट नीचे कर दिया है, और उसमें ये ही शी वाला भी फ़र्क नहीं डाला है। मतलब जहाँ पर अगर रबिया समद को लिखना है शी, तो वहाँ पर पता चला कि ही, और इसी तरह से उलट है। ये इसमें फ़ैसले में मौजूद है। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि वो भी डिपेंड उन्होंने किया प्राइवेट अप्रेजर सुहेब अब्बासी के असेसमेंट की तरफ से, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी जो अप्रेजर थी खातून रबिया समद, उन्होंने कहा कि जी मैंने सुहेब अब्बासी और रबिया समद पे डिपेंड किया। रबिया समद ने सुहेब अब्बासी पे डिपेंड किया, सुहेब अब्बासी ने इनामुल्लाह की बात सुनी, और यहाँ पर अजीम मंजूर साहब कहते हैं कि मैंने सुहेब अब्बासी की अप्रेज जो की हुई कीमत थी, जो कीमत लगाई हुई थी उस पर, और रबिया समद की जो अप्रेजिंग थी उसके ऊपर मैंने रिलाई किया। और ये भी कहते हैं कि उन्होंने भी कंसिडर नहीं किया वैल्यू क्या है ब्रांड ग्राफ की, और इन्होंने भी कहा कि मैंने फ़िज़िकली ग्राफ का ये जो ज्वेलरी सेट था मैंने इसको एग्जामिन नहीं किया, और ये भी कहते हैं कि मेरे पास कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है कि मैं असल कीमत उसकी बता सकूं। ये बात अजीम मंजूर साहब ने कही। मतलब जो रबिया समद की लाइनें थी वही समझे कॉपी पेस्ट इधर हैं, दोनों का एक ही कहना है। अच्छा जी, ये आपके सामने अब आपके कहानी खुल कर आ गई। अब आते हैं जी नैब का जो स्टार विटनेस है इमरान बशीर, वो कौन है? इमरान बशीर नामी आदमी दुबई में काम करता है पार्ट टाइम, एक इंडियन आदमी है उसकी ज्वेलरी शॉप पर, और वहाँ पर इसको तनख्वाह मिलती है महाना 3800 दिरहम, और पार्ट टाइम फिर कहीं और किसी को स्पेयर पार्ट्स की दुकान है वहाँ काम करता है। अच्छा, ये स्टार विटनेस था, इसकी वो इवैल्यूएशन है कि जिस पर वो कहते हैं जी 300 करोड़ के ये तहाइफ थे, ये 1,80,00,000 के नहीं थे। जो ये साहब हैं ये FA पास हैं, 8 साल से BCom करने की कोशिश करें लेकिन पास उसको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। उसके अलावा अगर आपने ज्वेलरी का असेस करना है या हीरों का आपने तयन करना है तो आपके पास कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो भी नहीं है। IGI सर्टिफिकेट चाहिए होता है अगर आपने हीरों का तयन करना है उसके लिए, वो भी इनके पास IGI सर्टिफिकेट नहीं है। बल्कि अगर इनसे पूछा जाए कि वो IGI क्या है तो इनको पता ही नहीं है कि वो क्या है, उनको पता ही नहीं सर्टिफिकेशन क्या है और इसके ये किस चीज़ का मुखफ़फ़ है। फिर यहाँ से काउंसलेट को कहा गया तो काउंसलेट ने जब इनकी कंपनी से कहा तो उसकी कोई आपस में ख़तो किताबत वो भी नहीं है। फिर इसकी कंपनी ने अथॉरिटी दी कि जाओ जाके बाज़ार से ग्राफ और बल्गारी से मालूम करो कि इनकी कीमत क्या है, वो भी इसके पास अथॉरिटी लेटर नहीं है। फिर ग्राफ और बल्गारी से जो इसने कीमत लगवाई है उसका कोई इसके पास रिटन डॉक्यूमेंट हो, कोई प्रूफ हो, वो भी इसके पास नहीं है। फिर इसके अलावा इससे पूछा गया कि तुमने कैसे अंदाज़ा लगवा लिया, क्योंकि इसके पास तो तस्वीरें थी, इसके पास तो वो एक्चुअल आइटम्स थे ही नहीं, तो कैसे तुमने अंदाज़ा लगा लिया? तो उसका ये कहना था कि जी वो कहता है कि मैंने उनको जाके तस्वीरें दिखाई और तस्वीरों की बुनियाद पर हुआ, जबकि हीरों का तयन करने के लिए या ज्वेलरी के बारे में मालूम करने के लिए माइक्रोस्कोप मशीन, स्कैनर और डायमंड सेलेक्टर चाहिए होता है। वो चीज़ें इसके पास नहीं थी, और वो ज़ाहिर बात है जब फिज़िकली आपके पास वो तहाइफ नहीं है तो आप कैसे करेंगे। फिर इनकी तरफ से लिखा गया है जी, उनका वज़न लिखा गया है ग्राम में, जबकि हीरों का जो है वो कैरेट में लिखा जाता है, इसको ये भी नहीं पता। अच्छा, फिर उसके बाद जी इसको कुछ तस्वीरें दिखाई गई और तस्वीरें दिखाकर कहा गया कि बताओ ये ज्वेलरी जो हम जिसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं ये कितने की होगी। उस पर उसने कह दिया कि जी मैं ज़ुबानी तो बता नहीं सकता हूँ, जब तक मैं अपने सामने फ़िज़िकली इन चीज़ों को नहीं देखूंगा तो मैं ज़ुबानी तो बता नहीं सकता हूँ। मतलब यहाँ पर वो गवाही के दौरान ये कहता है कि मैं देखे बगैर नहीं बता सकता हूँ, और वहाँ पर मतलब फ़िज़िकली सामने देखे बगैर नहीं बता सकता हूँ, तस्वीरों के ऊपर मेरा बताना मुश्किल है। लेकिन जब तुमने यानी कि इमरान बशीर ने जब 300 करोड़ की कीमत लगाई तो उस वक्त तो आपने तस्वीरों की मदद से सारा कुछ करवा लिया। अच्छा, जिस कंपनी के लिए काम करता है उस कंपनी के मालिक के बारे में भी अगर इससे पूछा जाए ना कि हाँ जी आपको उसके बारे में मालिक के बारे में मालूम है, मालिक के बारे में नहीं मालूम है, तो ये इतना हल्का और इतना कमज़ोर केस है जिसमें मैंने आपको इन तमाम विटनेसेस के बारे में बता दिया है, और इन तमाम विटनेसेस की जो गवाहियाँ हैं वो खुलकर सामने आ गई हैं कि ये कहाँ पर मामला खड़ा है। ना सर्टिफिकेशन है, ना नॉलेज है, ना नो हाउ है, ना कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, कुछ भी नहीं है। तो एक बोगस केस है,
जो कि बनाया गया कमज़ोर केस है, और आप देख लीजिएगा कि साइफ़र की तरह ये केस भी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस पर भी समाअत होगी तो ये भी सस्टेन नहीं करेगा, उड़ जाएगा ये भी केस। तो इसके साथ ही मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।